हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। बैंक से लोन लिया है तो EMI चुकाना पड़ेगा, और IIT का एग्जाम निकालना है तो EMI का न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए, और जादू होगा, जादू इसमें मजा आने वाला है, जादू। शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। पेन कॉपी निकालो, चूहे को मार के खाना बंद करो और कंसंट्रेट करो 1-1.5 घंटे के लिए। आज आपको फैराडेज लॉ पढ़ाएंगे, लेंज लॉ पढ़ाएंगे। हो सकता हो क्लास 10th में पढ़ा हो, फिर भी मजा आने वाला है। न्यूमेरिकल करेंगे और कई नई चीजें आप देखेंगे। जिन बच्चों ने मैग्नेटिज्म के प्रीवियस लेक्चर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नहीं देखा है, उनको यहां पे दिक्कत होगी, तो पहले उसको कंप्लीट कर लो यार, तभी तो आगे पढ़ोगे। लेक्चर के स्टार्टिंग में हम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे। तो जिन बच्चों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है, वो जल्दी जल्दी इस पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, शुरुआत के 8-10 मिनट। बाकी जिनको फ्लक्स नहीं समझ में आता वो इसको भी ध्यान से देखें। चलिए, इतनी ढेर सारी बातों के बाद शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो एक खूबसूरत से चैप्टर की खूबसूरत सी हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? थोड़ी देर रुक जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स समझाने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, अब जिनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है समझ जाओ, E की जगह B आ जाएगा, B डॉट है, ठीक है। जिनको नहीं आता वो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और मैग्नेटिक फ्लक्स है तो B लगा लिया, है ना। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के लिए B यूज करते हैं। क्या होता है फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक। मैग्नेटिज्म की बात हो रही तो मैग्नेटिक। It is the number of field lines, magnetic field lines, passing perpendicular through a surface. Passing perpendicular through a surface. किसी सरफेस को चीरती हुई जो जा रही हो फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, उनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ये एक सरफेस है, इसको चीरती हुई जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे थ्रू अ सरफेस निकल जाएंगी, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जरा इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, आओ देखते हैं। मान लेते हैं यहां पे कोई सरफेस है, ये हमने एक सरफेस बनाई है, और इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसे 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 ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, ऐसे काटते हुए परपेंडिकुलर। तो कितनी फील्ड लाइंस पास की? 2। यही फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 2। जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इसके पास करते हुए जाएं, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। अब एक काम करते हैं, जरा मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फील्ड लाइंस पास पास हो जाएंगी। ये हमने आपको पढ़ाया है ना। जहां पे डेंस होती है फील्ड लाइन, जहां पे पास पास होती है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो हम एक यूज करते हैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर भी। एरिया इतना ही बड़ा लेते हैं, ठीक है। इसको जरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सेम एरिया को इसकी यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं, कच्चा कच्चा कच्चा, ठीक है। ये कॉपी बन गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5। जितने में पहले 4 जा रही थी, अब टोटल 5 हो गई, और इसमें से कितनी पास कर रही? 3। जितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फील्ड लाइंस उतना पास पास आ जाती है। अब कितना फ्लक्स हो गया? अब फ्लक्स हो जाएगा 3, और परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। 3 हो गया। चलो, हमको ये चीज समझ में आई, ये जो फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
एक काम करते हैं, इसका जरा एरिया बढ़ा के देखते हैं कि कुछ असर हो रहा है कि नहीं फ्लक्स पे। तो थोड़ा हमने बड़ा यहाँ पे सरफेस ले लिया, थोड़ा बड़ा फील्ड इतनी स्ट्रांग रखते हैं। ये सेम 1 2 3 4 5 6। इस बार इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास की? 4। अरे बड़ी जनरल सी बात है, आप एरिया बढ़ाओ दोगे तो ज्यादा फील्ड लाइन अंदर से चली जाएगी। यानी इस बार फ्लक्स कितना हो गया? इस बार फ्लक्स हो गया 4। यानी हमें ये भी समझ में आया कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे भी बढ़ा, एरिया बढ़ाने पे भी बढ़ा। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इन दोनों को मिला के जो एक फॉर्मूला बन के आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो आना चाहिए B इंटू ए। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स। बहुत बढ़िया। बट एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। जो एक्चुअल फॉर्मूला है फ्लक्स का, यहां लिखते हैं, हटाते हैं, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो सबको पता होगा, 9 क्या होता है एरिया वेक्टर? किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर। बाकी एरिया की जो वैल्यू होती है वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और सरफेस के परपेंडिकुलर ली जाती है। आज पहली बार पता चला तो बधाई हो। ठीक, अब देखते हैं ये थीटा कैसे आया। बी इंटू ए तो समझ में आ रहा है कि बी बढ़ाया फ्लक्स बढ़ा, ए बढ़ाया फ्लक्स बढ़ा। ये थीटा कैसे आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले नोट कर लो, छाप लो इसको। टी को सुल्तान, टी को इसको। हो गया, मिटा रहे? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जिससे ये थीटा वाली कहानी भी क्लियर हो जाए आपकी। ओके, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए जरूरी है आपका फ्लक्स को समझना, तभी आपको ईएमआई समझ में आएगा। मान लो ये हमने वही एरिया वेक्टर लिया, ठीक है। अच्छा, एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अभी तक हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले रहे थे वो सरफेस के परपेंडिकुलर ले रहे थे, पर जरूरी थोड़ी ना ऐसा हो। मैग्नेटिक फील्ड जो कहते हैं कैसे भी हो सकती है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, कैसे? एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना के। क्या इस टाइम फ्लक्स आप बी इंटू ए लिखोगे? नहीं, आपको वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। यानी बी नहीं ले सकते हम, बी का ये वाला कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर जाए। यानी बी का इधर कितना कंपोनेंट आएगा? बी का इधर कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा? इधर आएगा बी साइन थीटा। ये तो आता होगा आपको, थीटा एंगल है तो इधर बी कॉस थीटा, इधर बी साइन। ध्यान देना, जो बी साइन थीटा है वो थ्रू द सरफेस नहीं जा रहा। ये सरफेस है, बी साइन थीटा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे इसको टच करता हुआ, ऐसे ब्रेड में मक्खन लगाते हुए। लालच आ गई। और जब बी कॉस थीटा है वो सरफेस को चीरता हुआ जा रहा है। यानी इस टाइम अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें तो एक तो एरिया वेक्टर से फर्क पड़ेगा, जितना ज्यादा एरिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, इस कंपोनेंट से फर्क पड़ेगा। ये कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ज्यादा। ये कंपोनेंट बढ़ने से फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो ये वाला कंपोनेंट थ्रू द एरिया जा रहा है। तो ए के साथ बी नहीं, ए के साथ बी कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, या वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के साथ हो, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा वेक्टर में कि ए बी कॉस थीटा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी कैन राइट इट लाइक बी डॉट ए। अरे डॉट पर तो पढ़ा होगा, बी डॉट ए, बी ए और बी और ए के बीच में एंगल थीटा, तो कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स, और एंगल भी माने रखेगा, ठीक है। बी का एरिया वेक्टर से जो एंगल है वो माने रखेगा cos थीटा टाइम्स में। बी का ये कंपोनेंट लेना है बी cos थीटा, जो सरफेस के थ्रू जाएगा, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, टच करता हुआ। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया से क्लियर हुआ एकदम। cos थीटा क्यों है ये क्लियर हो रहा है?
क्योंकि जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड हर बार परपेंडिकुलर दी हो, किसी एंगल पे दी होगी एरिया वेक्टर से, तो आप उसका वो कंपोनेंट लोगे जो एरिया वेक्टर के साथ। इन शॉर्ट आप अगर इसको पकड़ लोगे तो हमेशा सही होगा बी डॉट ए। ये याद रखो एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। और उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखो बी डॉट ए, अब गलत नहीं होगा, बी और ए के बीच का एंगल थीटा, सो फ्लक्स का फॉर्मूला विल बिकम बी ए कॉस थीटा। अब एक बात और आती है कि फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर कैसा आता है, स्केलर। अरे इसका नाम ही स्केलर प्रोडक्ट था। हाँ याद आया, क्लास 11 वो पुरानी यादें, साथ में उसकी भी याद आ गई सर। 11 में ही चली गई छोड़ के 11 भी बर्बाद कर गई। अब तो 12 से समझ जाओ। हाँ, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है यार, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट से आंसर ही आया है इसका। ए डॉट बी हमेशा स्केलर आता है, ए क्रॉस बी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की कोई बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी और निकाल लेते हैं। फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। यार बी की यूनिट क्या होती थी, टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। बन गई ऐसा यूनिट, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट बन गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका एक नाम और दे रखा है, नाम है वेबर। वेबर 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 वेबर, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर वेबर वेबर। तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट जो आज बहुत यूजफुल होगा, बी डॉट ए। और उससे ज्यादा ये फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। क्लियर है? फॉर्मूला बी डॉट ए, बी ए cos theta, where theta is the angle between magnetic field vector and area vector. एरिया वेक्टर याद रखना, कई लोग लूप से एंगल देखने लगते हैं, कई लोग ये वाला एंगल दे देते हैं ना, एरिया वेक्टर से जाएंगे। नोट कर लिया? चलिए अब हम ईएमआई के ऊपर स्टार्ट करें कहानी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईएमआई चैप्टर में। आगे ईएमआई का तमाशा देखने। हाँ देखो, ईएमआई की खोज में फराडे साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो फराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, फराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, अब इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और यहीं से ईएमआई शुरू होगा। ईएमआई क्या है सर, रुक जाओ थोड़ी देर समझेंगे। फराडे साहब ने क्या देखा, फराडे साहब ने ये देखा कि मान लो यहां कोई इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है। और यहां मान लो कोई कॉइल रखा हुआ है, कंडक्टिंग कॉइल। कैसा कॉइल है, कैसा कॉइल है, कैसा कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल रखा है। उन्होंने देखा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब तो कोई बात नहीं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, लगातार बदल रही है, घट रही है या बढ़ रही है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी बढ़ रही है या घट रही है, तो उस केस में इस कंडक्टिंग कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो गया। क्या हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। अब इंड्यूस्ड करंट का मतलब ऐसा करंट जो पता ही नहीं चला कहां से आया, जादू से जो आए। इंड्यूस मतलब बिना टच किए काम हो जाए आंखों ही आंखों वाला, हाँ 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 भाई आप समझ रहे, एक बार में पकड़ लिए, आंखों ही आंखों में। टीचर को पता ही नहीं चला, हो गया है ना, दोस्तों को भी पता ही नहीं चला, हो गया, ओ बस ऐसे फूल फिर, हाँ हाँ भाई ठीक। तो करंट, ये क्या जादू, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने वेरिएबल लगाई, मान लो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही, अरे यार कैसे भी हो सकती है, मान लो लिखो B इज इक्वल टू 2t, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, या घट भी रही हो B इज इक्वल टू 2/t, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, कैसे भी। अगर ये चेंज होगी तो सडनली देखा गया कि कॉइल में करंट आ गया, और कॉइल में करंट तभी तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड करंट तभी तक रुकेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, जहां ये कांस्टेंट हुई करंट अपने आप बंद। तो इसमें करंट आ गया, किस नेचर का है पता नहीं, मतलब क्या डायरेक्शन है ये भी आगे सीखोगे। हमने ऐसे एक करंट बना दिया, इसको हमने बोला I डैश, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अभी डायरेक्शन के ऊपर मत जाना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे डिपेंड करता है,
डायरेक्शन अभी सिखाएंगे कैसे निकालना है, पहले अभी कहानी समझो। अच्छा, दूसरी चीज क्या देखी इन्होंने? दूसरी बात इन्होंने देखी कि वैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक मैग्नेट के कॉइल से है, वो भी आगे हम फैराडेस लॉ में समझाएंगे, परेशान मत हुआ, मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव करते हैं वो भी दिखाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने देखी कि मान लो किसी तरह से ये कंडक्टिंग कॉइल जो है इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, किसी तरह से ये रेडियस चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ कि ये कॉइल अचानक से श्रिंक करने लगा या अचानक से एक्सपैंड करने लगा, मतलब एनी हाउ व्हाट हैपेंड, एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस, एरिया ऑफ कॉइल इज चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड को हमने कांस्टेंट कर दिया, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका या तो ये श्रिंक हो रहा है या तो ये फैल रहा है, ठीक। दोनों ही केस में हमने देखा इसमें फिर से करंट इंड्यूस्ड हुआ, फिर क्या हुआ, करंट इज इंड्यूस्ड। कैसा ये जादू है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे भी आता है और एरिया चेंज होने पे भी आता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। ये दो चीजें देखी। तीसरी चीज हमने क्या देखी, तीसरी चीज हमने देखी कि अगर वही मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और कॉइल का रेडियस एरिया वगैरह भी कांस्टेंट है, पर इस कॉइल को हमने पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, जब हमने इस कॉइल को घुमाया तो हमने देखा क्या, हाँ, कि फिर करंट इज इंड्यूस्ड। इस बार क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर जा रही, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बाहर आ रहा, उनके बीच का एंगल बदल रहा। देखो अभी शुरू में एरिया वेक्टर ऐसे होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर ऐसे। जब ये कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर चेंज होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। एक मिनट, ये देखो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आराम समझो, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे बाहर, इतना समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर और इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर। जब ये कॉइल ऐसे से घूमेगा, अरे इसके गिरे बिना लेक्चर अच्छा नहीं होगा, जब ये कॉइल ऐसे से घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी ऐसे से घूमेगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा, यानी थीटा इज चेंजिंग, यानी जब थीटा चेंज करेगा तब भी करंट इंड्यूस होगा। तो तीसरी चीज है थीटा चेंजिंग, यानी ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये तीन चीज के चेंज होने पे आता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर चेंज हो, या सभी चेंज हो, या इनमें से कोई दो चेंज हो, तब भी कहानी बनेगी, ठीक है। इसमें से कोई एक चेंज हो रहा हो, इसमें से कोई दो चेंज हो रहा हो, या तीनों चेंज हो रहा हो, तो यानी हम समझ गए कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है, एक्चुअली तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा पहले, भाई पहले पोटेंशियल डिफरेंस तब करंट होता है ना, कि पहले करंट तब पोटेंशियल डिफरेंस, पहले पोटेंशियल डिफरेंस तब करंट आता है ना। तो इंड्यूस्ड करंट बोलो या पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल दो, पहले तो ईएमएफ बनेगा ना, पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। ये तब आता है जब या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज हो। इन तीनों को मिलाकर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स में देखो ये तीनों चीजें थी, फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। यानी इन शॉर्ट तो फराडे साहब ने ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता है तो हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है। कंडीशनल है, अभी लॉ लिखाएंगे तो लॉ में कंडीशन आएगी एकदम प्रॉपर, बट मोटा मोटा बात तो यही है। अरे क्या फर्क पड़ता है, बी चेंज हो, ए चेंज हो, थीटा चेंज हो, इन शॉर्ट फ्लक्स चेंज हो। किसी भी तरह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कुछ गड़बड़ जाए दया ठीक, तो हमें इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पता है पहले बैटरी बनेगी तभी तो करंट फ्लो की, ईएमएफ मिलेगा। सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, एंड ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहे। अब आते हैं फैराडेज लॉ पे, और अब वाली कहानी भी लेंगे, ऐसे मैग्नेट लेके इधर आने वाली, नाचने वाली, इतना नोट करिए। छाप लिया।
तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सर हमारी जिंदगी से एक ही शिकवा है। क्या क्या क्या? वो हमसे कभी कॉपी नहीं मांगती सर। हम बैठ के सोचते हैं पढ़ाई करेंगे तो कॉपी मांगेगी, पर मानती ही नहीं है। हटा दें, हटा दें। ओके, ओके। हाँ, तो कहां पे हम लोग? वापस कॉपी नहीं मांगती, नहीं नहीं, इस पे। हाँ, तो अब आते हैं फैराडेज लॉ पे। ये बिठा दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कुछ मैग्नेटिज्म के चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, कि चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन, बिना छुए इलेक्ट्रिसिटी बन जाना। क्या कमाल की चीज हुई है भाई साहब, आपने देखा ही नहीं अभी तक, अभी रियलाइज हो रहा है। बैटरी से आप करंट बनाते थे, बैटरी के लिए केमिकल यूज करते थे, बहुत महंगा था इलेक्ट्रिक करंट, बहुत महंगा था एक टाइम पे। ये डिस्कवरी ने ना एकदम मतलब नई एकदम सोच लिया है। कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ के फ्लक्स चेंज करते रहो किसी कॉइल से, किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज करते रहो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो, किसी कॉइल पे करंट बनता रहेगा, पंखा चलता रहेगा। हाय हाय, एसी जनरेटर यही तो है। तभी तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती हुई दुनिया के लिए, वरना बहुत महंगी थी। ये एक पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट है। और देखते हैं फैराडेज लॉ, अभी और समझ में आएगा। फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने दो लॉ दिए। फैराडेज फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई। सर ऐसे ही शब्द से स्टार्ट हुई थी, न्यूटन्स लॉ। अरे रे 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 सर, हाँ दर्द। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ गया ना, कि मैग्नेटिज्म की कहानी में चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन होना। क्या बोलता है? whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, and EMF is induced in the conductor। जब भी ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे लिंक्ड है कंडक्टर से, वो जब भी चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इफ द कंडक्टर forms a closed coil and induced current flows through it। देखो ये बात समझो कि कॉइल का क्लोज होना जरूरी है करंट के लिए। जैसे मान लो कि ऐसा कंडक्टर रख दें, हम ध्यान से सुनो, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो चेंज हो गई, तो फ्लक्स तो डेफिनेटली चेंज होगा, अभी भी ईएमएफ तो बनेगा पर करंट नहीं बनेगा। यार करंट को तो क्लोज पाथ चाहिए होती है ना, सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इफ द कंडक्टर इज अ क्लोज कॉइल एंड इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर कोई आपसे बोलता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर करंट इज इंड्यूस्ड, तो गलत बोल रहा है। करंट तभी इंड्यूस्ड होगा इफ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज्ड कॉइल। करंट के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ईएमएफ तो इंड्यूस हो सकता है, यहां पे मान लो आप फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पर करंट कैसे फ्लो करेगा? ये जुड़ा नहीं है। अगर यही क्लोज कॉइल होता तो करंट भी फ्लो करता। क्लियर है? सो दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। एक और तरह से समझाएंगे इसको, जैसे किताब में समझाया एनसीईआरटी, वो भी बताते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। पहले पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ, इंड्यूस जादू से आया। इफ द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज कॉइल एंड इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। अब देखो इसको एनसीईआरटी कैसे समझाती है, पूरा एक्सपेरिमेंट है फैराडे का, समझना। यहां मान लो एक कॉइल रखा है, ठीक है, इसको 3D बनाने 2D में बनाने की कोशिश करते हैं कम से कम। ये मान लो यहाँ पे एक कॉइल है, छे इतना करना डायग्राम, हाँ ये वाला याद आ गया। हाँ मान लो यहाँ पे एक कॉइल है, ये जैगनोमीटर टेढ़ा बनाएंगे सर, नहीं, हाँ
बस लास्ट मान लो यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है, इट्स गैल्वेनोमीटर सर, हाँ वही करंट डिटेक्ट करता है, ये लगा है, ठीक है, ये कॉइल है। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है, वायरस है, इसमें चाबी फंसा के खेलेंगे। यहाँ मान लो एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, कचर कचर कचर, साउथ में अंदर जाती है, सबको पता होगा, कचर कचर कचर, हाँ कुछ ऐसे बनेगी, हाँ 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 मालूम है, चलो सिखाओ नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा मान लो इस मैग्नेट को हम मूव करें, इस मैग्नेट को हम मूव करें, इसको हम कॉइल की तरफ लेके जाएं, इसका हम मोशन कर दें, इस मैग्नेट को हम मूव करें ऐसे, इसका मोशन करा दें, इसे हम कॉइल की तरफ लेके जाएं। जब हम मोशन किया तो इसमें करंट फ्लो करने लगा। अभी डायरेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी टेंशन मत लेना मैंने कैसा डायरेक्शन बना दिया, गलत हो गया, सही हो गया, अभी थोड़ी देर बाद डायरेक्शन, मैं ऐसे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बना रहा हूं। इसमें एक इंड्यूस्ड करंट दिखने लगा, हाँ ये क्या हुआ, यही चीज है, यही चीज है, यही एक्सपेरिमेंट किताब में बना है, वही चीज है ये, ध्यान से देखो। जब आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाओगे तो इस कॉइल में से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। अरे भाई देखो, जब ये मैग्नेट दूर है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के ऊपर से, कुछ नीचे से निकल रही है। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा ये सारी लाइंस इसके अंदर से जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज, फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट। जैसे कॉइल को मान लो दूर लेके जाए, सॉरी मैग्नेट को दूर लेके जाए, जरूर नहीं पास करना, पहले मैग्नेट यहाँ पास में तो सारी फील्ड लाइंस में से निकल रही होंगी, जैसे जैसे दूर जाएगा तो कम है, ये वाली तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगी, ये नीचे से निकल जाएगी, तो उसमें फील्ड लाइन एक ही बचेगी, तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा तब भी करंट। सोचो हम कॉइल को लेके मैग्नेट के पास जाए तब भी करंट, कॉइल को पीछे लेके जाए तब भी करंट। भाई पीछे ले जाओगे फील्ड लाइंस कम होगी, आगे जाओगे फील्ड लाइन ज्यादा। तो इसको इन्होंने ऐसे बोला, सुना ध्यान से, एक और तरीका कहने का, ये हैशटैग फर्स्ट डेफिनेशन, ये हैशटैग सेकंड डेफिनेशन, ऐसे बोला इन्होंने, whenever there is a relative motion नहीं, whenever there is a relative motion between a coil and magnet, conducting coil, definitely conducting coil, an EMF is induced in coil, लिख देते हैं यहां पे कंडक्टिंग। अब फिर वही बात है, if the coil, if it is closed circuit, and induced current flows through it। अरे भाई पहले मुर्गी आई कि अंडा आया है? अच्छा कुछ नहीं, पहले स्कूल आया कि पहले बच्चे आए? पहले बच्चे आए तब स्कूल बना, तो पहले ईएमएफ बना तब करंट बना, ठीक है। कॉस तो मिले पहले, तो कॉस क्या होती है, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, मतलब कोई भी मोशन कर सकता है, रिलेटिव होना चाहिए, या तो कॉइल चले मैग्नेटिक स्पीड या मैग्नेट, अच्छा जरूरी नहीं नॉर्थ पोल, साउथ पोल भी इधर हो सकता है, तब इस तरफ फ्लक्स होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। करंट का डायरेक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे लेंस लॉ से, अभी इतना समझ में आया कि अगर रिलेटिव मोशन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बनेगा, और अगर क्लोज कॉइल है तो करंट भी बनेगा। अच्छा रिलेटिव मोशन से एक चीज समझना, एक केस दिखा देते हैं, 10th क्लास का है, छोटी सी बात है। मान लो ये जो कॉइल है, ये इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और मान लो ये मैग्नेट भी इधर ही चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड की, क्या इस समय कोई इंड्यूस करंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ना ही ये इसके पास आ पाएगा, ना ही इससे दूर, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से, ये भी 4 मीटर पर, 3 लाइन अंदर जा रही है, 3 में बाहर हो गया क्या फ्रेम से, 3 लाइन जा रही है, 3 लाइन जा रही है, दोनों बराबर की स्पीड से चल रहे हैं, तो जितनी फील्ड लाइन पास करेंगे जितनी पास करेंगे, तो रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, तब काम लग जाएगा, है ना, ये धीमा चल रहा है, तेजी से भाग रहा है, तो फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगे। वेरियस एग्जांपल हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने ले लिया ये समझाने के लिए कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, सिर्फ मोशन से काम नहीं चलेगा। सो ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर and if the conductor is a closed coil and induced current flows through it, the EMF induced is called induced EMF, the current induced is called induced current। ये वाला भी बोल सकते हैं, whenever there is a relative motion between a magnet and a coil and EMF is induced across the ends of the coil, if the coil is a closed circuit then an induced current flows through it।
समझ में आया? जितने लोग 2 की स्पीड देख रहे थे, भगवान उनका मालिक। अब चलते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। देखो पहला लॉ था क्वालिटेटिव, क्वालिटी डिस्कस की। अच्छा इसमें एक चीज, मेरा कत्ल हो जाता, बच गया। एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। 100% मेरी हत्या होने वाली थी, मैं बच गया ये लाइन बोलकर। याद करें, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। आपने मैग्नेट का रिलेटिव मोशन बंद कर दिया तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ गायब। ज्यादा फ्लक्स नहीं चाहिए इसको, चेंज इन फ्लक्स चाहिए। ये मत सोचना मैग्नेट पास ले आए तो अब ज्यादा करंट बनेगा, ना ना ना, मैग्नेट दूर ले जाएगा तो करंट बनेगा, कम बनेगा, ना ना ना, इससे फर्क नहीं। कितनी तेजी से पास लाए, कितनी तेजी से दूर ले गए, ये सब चीजें मैटर करेगी। चेंज चाहिए, चेंज, समझ रहे? कोई कह रहा है ज्यादा पास में रख दिया तो फ्लक्स ज्यादा तो करंट ज्यादा, ना ना ना, चेंज इन फ्लक्स की कहानी है। सेकंड लॉ ये आ रहा है अभी, कितना करंट बना, कितना ईएमएफ बना, सेकंड लॉ से। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, एकदम क्रिस्टल, एकदम फराडे लॉ। आज के बाद कोई पूछेगा एकदम बता लोगे, बहुत बढ़िया बेटा। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए भी करार हम, ठीक है? तो बहुत हुआ टाइम पास, अब दंगल होगा, असली दंगल। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। लोन लिया है तो ईएमआई चुकाना पड़ेगा, आईटी निकालना है तो ईएमआई का सवाल लगाना पड़ेगा। तो आते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से, टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स पे डिपेंड करता ही नहीं है, रेट ऑफ चेंज पे, कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेट कितनी तेजी से पास या दूर जा रहा है, फील्ड लाइंस कितनी जल्दी बढ़ या घट रही हैं, इस पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सिंबल यूज करते हैं इन लोग ऐसे, छोटा सा ऐसे टेढ़ा ई, और कई किताब में इसे ई बना रहता है, ठीक है? जो लिखना चाहो, है ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके लिए हम यूज करेंगे ई, ठीक है? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ टेढ़ा ही बनाते हैं इसे। अब कई बार मैं सीधा बना दूं तो ठीक है, समझ लेना, हो गया। हाँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के इन्होंने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई, तो E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यही तो होगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो रेट होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, तो ऊपर चार्ज लिखते हो, नीचे टाइम लिखते हो। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ऊपर चेंज, नीचे टाइम, ठीक है? अब ये तो हमारा एवरेज वैल्यू हो गई, डेल्टा लिया है ना, डेल्टा मतलब एवरेज वैल्यू। कोई आपसे बोले इंस्टेंटेनियस दो, तो E इंस्टेंटेनियस, समझते हो ना? इंस्टेंटेनियस मतलब थर्ड, ऐसे d phi बाय dt। अच्छा चलो ध्यान देना कि यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की, तो यहां पे हम मॉड लगा दें, यहां पे भी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मिलना है, ठीक है? अगर आपसे कोई कहे इंस्टेंटेनियस बताओ, किसी एक इंस्टेंट में बताओ, तो d phi बाय dt, छोटे से टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस निकालते हैं ना। इंस्टेंटेनियस कोई वेलोसिटी पूछता है तो हम ds बाय dt, एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो डेल्टा s बाय डेल्टा t लिख देते हैं, वही कहानी है। चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला आएगा लास्ट में, वो आपको दिखेगा एक्चुअल फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं? वो लेंस लॉ की बात समझ में आएगा, लिख देता हूं मैं। E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी।
पर अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस का कोई फर्क, अभी तो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब ये माइनस क्या है, क्यों आया, तो ये आपको जब लेंस लॉ पढ़ा देंगे तब समझाएंगे, ठीक है। अभी लिखने को लिख लो, क्लियर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट की बात कर ले, दिस इज ईएमएफ। करंट की बात कर ले, मान लो जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज आर ओम, भाई करंट तो तभी आएगा ना जब रेजिस्टेंस भी हो। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, ये तो सबको पता होगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। तो डेल्टा वी तो मिल गया, रेजिस्टेंस भी चाहिए। देन इंड्यूस्ड करंट, पहले एवरेज निकालें, आई एवरेज, बात कर रहे हैं किसकी, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट। एवरेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस। किसी को डाउट तो नहीं होगा इसमें? अरे भाई करंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो ई एवरेज बाई आर। ई एवरेज कितना है, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस से करो, अभी तो प्लस माइनस भूल भी जाओ, मिटा दूंगा, तो लिख लिया, मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर। लेंस लॉ पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा नेगेटिव क्या है। अच्छा, अगर आई इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस की बात करें क्या हो जाएगा, ई इंस्टेंटेनियस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी डी फाई बाय डी टी, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू 1 बाय वेयर आर इज रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डी फाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आपसे टाइम पे करंट पूछ ले, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ईएमएफ पूछ ले तो इंस्टेंटेनियस यूज करो, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूछता है तो एवरेज वाली कहानी यूज कर ले, ठीक है। अब देखो इससे कितना बड़ा चमत्कार हुआ, लगातार बात करते चलते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, हमारे पास एक कॉइल है, तो हम घर का पंखा, बिजली, टीवी, लैपटॉप सब चला सकते हैं, कुछ नहीं करना है, कॉइल रखना है, सामने मैग्नेट रखना है, चलाना है, मैग्नेट पास जाएगा फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेट दूर जाएगा फ्लक्स घटेगा। अगर नॉर्थ पोल इधर ही है और ये आपका कॉइल है, नॉर्थ पोल पास आएगा, फील्ड लाइंस ज्यादा गई, फ्लक्स बढ़ा, दूर गया, फील्ड लाइंस कम होंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा करंट होगा ना, ये कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ना ना ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, पंखा धीमे चल रहा है, ठीक है, पंखे की स्पीड बढ़ी, बड़े 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 कच 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 बढ़ गए, अरे कितना सही है ना, घर में बैठ के और मैग्नेटिक ऐसे ऐसे करते रहे, करंट बनता रहे, क्या बात है ना, ठीक है। फ्लक्स चेंज करते रहो, ईएमएफ बनता रहेगा, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे ईएमएफ उतना ज्यादा बनेगा, करंट उतना ज्यादा बनेगा, क्लियर। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों क्लियर हो गए। डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए डी फाई बाय डी टी, मॉड लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात की। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा रहे सवाल लिए जाए इसके, करंट की कहानी क्लियर हो गई, नोट कर लें बेटा रहे, ओके। देखा जो तुम्हें दिल में बजी गिटार, टीरी 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 चलता, हाँ तो रिंगा 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 रोजिज, हाँ तो क्या था सवाल, हाँ सवाल ये है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज 5t square plus 4t plus 1, find the induced EMF through the कॉइल। किसी कॉइल के साथ ये फ्लक्स रिलेटेड है, पूरी कहानी नहीं लिखी, किसी कॉइल के साथ ये फ्लक्स रिलेटेड है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपको फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बड़ा ही आसान सवाल, कर लीजिए जल्दी से इसको, हलवा सवाल हो गया,
लॉलीपॉप क्वेश्चन कैसे करेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा डी। क्या ये यहाँ लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। किसी इंस्टेंट पे पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डी फाई बाई डी टी लगाएंगे। तो E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। बोलो सही। किसी इंस्टेंट में पूछा है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 10t, 4t का डिफरेंशिएशन होगा 4, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। कब पूछा है? t इज इक्वल्स टू 1 पे, तो t की वैल्यू 1 रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। e इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 4, 14। और किसमें होगा? वोल्ट्स में आंसर। ईएमएफ किसमें होता है? वोल्ट में। बाकी सारी चीजें मान के चलते हैं, ऐसा यूनिट में दी है, मान लेते हैं जो फ्लक्स दिया है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर में है, तो आंसर जो आएगा वो वोल्ट्स में। क्लियर है? एक बढ़िया सवाल है, तैयार है आप? मिटाएं? ओके, तो एक खूबसूरत सवाल हम आपको देते हैं, इसको पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिएगा, चीटिंग नहीं करने का। मन में तुम्हारे चलो अभी से आ गया, छाप लेंगे यार। नहीं 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 सिमरन नहीं, पॉज। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो, रात का समय है, जुमे चंद्रमा है, थोड़ी बड़ी मैं बहकी बहकी बातें करूंगा। हाँ, तो सवाल a coil is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field conducting coil है, ठीक है। A conducting coil is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of strength 0.5 टेस्ला। प्यारा सवाल है ये, 0.5 टेस्ला। If suddenly the radius of coil starts, it's a circular coil, starts shrinking, it starts shrinking at the rate of 1 millimeter, at the rate of 0.1 millimeter per second. Find the EMF induced in, पूरा लिख देता हूं, conducting circular coil when radius of coil is 5 centimeter. सोच, a coil is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field. थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाने में आपकी हेल्प कर देता हूँ, आगे आप सोचना। कॉइल, और कैसा कॉइल बाद में बता दिया? कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म है तो सारी लाइंस क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी, स्ट्रेट होंगी, पैरेलल। एक मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला। टेस्ला नहीं, टेस्ला। A coil is placed with its plane perpendicular, इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, with its plane perpendicular to magnetic field। ठीक, और क्या बोला? If suddenly the radius of coil starts shrinking, coil छोटा होने लग गया अचानक से, at the rate of 0.1 millimeter per second, find the EMF induced in conducting circular coil when radius of coil is 5 centimeter। घटता 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 जिस समय इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर बचा है उस टाइम पे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ है? शुरू में इसका रेडियस कितना है? नहीं, घटते 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 एक टाइम इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, पूछा है उस टाइम पे क्या ईएमएफ होगा। बताओ कैसे करेंगे? सोचो, पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। कर लिया ट्राई? अब हम करें। ओके, देख, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले इसका फ्लक्स बताओ कितना होगा। इसका जो फ्लक्स निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी ए cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मेरे ख्याल से एरिया वेक्टर इसी के डायरेक्शन में आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो फ्लक्स बन जाएगा बी ए cos 0।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए। बोलो सही भाई। ईएमएफ अगर निकालना है तो फ्लक्स तो पता होना चाहिए ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा इसका, डी फाई बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस है, किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है जब इसका रेडियस 5 है, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है, तो फ्लक्स भी तो पता होना चाहिए। तो फ्लक्स हमने कहा बी ए कॉस थीटा, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो जाएगा थीटा 0 बी ए कॉस। चलो तो ये फ्लक्स हो गया। इसका एरिया कितना है कोई का यार, एरिया कितना होगा, एरिया तो इसका चेंज हो रहा है। मान लेते किसी इंस्टेंट पे इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, कैपिटल आर मान इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसका रेडियस लगातार चेंज हो रहा है, आई नो दैट, डोंट वरी। है ना, इसका रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे dr बाई dt इज इक्वल्स टू -0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बोलो समझे, रेडियस डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, माइनस प्लस से कोई आज फर्क पड़ने वाला है नहीं। अभी तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो ऐसे लिख लिखने माइनस और अच्छा रेडियस इज डिक्रीजिंग विद टाइम 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आओ, आराम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई की जगह रखोगे बी पाई आर स्क्वायर, नीचे डी टी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट, देखो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी। पाई कांस्टेंट है, यानी डिफरेंशिएशन होगा आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, क्योंकि आर वेरिएबल है। अच्छा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, बी पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r dr बाई dt। बोलिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y dy बाई dt है। और dr बाई dt की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, 3.14 यूज कर लेना। एक पाई इज इक्वल टू 3.14, सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो आंसर। नहीं भाई बी की वैल्यू कितनी है 0.5 टेस्ला रख दी, इनटू पाई की वैल्यू 3.14 इनटू 2 इनटू आर क्या रखें, जो उन्होंने बोला है व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर। उन्होंने खुद ही बोला है कि जब रेडियस 5 हो तब आंसर बताओ। तो 5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। dr बाई dt कितना है 0.1 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में चेंज कर लिया इसको, बोलो सही। अब जो भी आंसर आएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड। इंड्यूस करंट भी पूछ सकता था इसमें, अगर आपको बोल देता कि कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है। क्लियर, नोट कर बी की वैल्यू दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.2, आर कौन सा, व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 5, तो आर की जगह हमने 5 into 10 power -2 रख दिया और डी आर बाई डी टी हमको यहां से लिखा। क्लियर है, बढ़िया, मजा आया। इस बार फ्लक्स चेंज हुआ एरिया के चेंज होने से, बी के चेंज होने से हो सकता है, एरिया के चेंज होने से हो सकता है, और थीटा के चेंज होने से। थीटा का चेंज होने के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे अगला। चलो अभी यहां तक ये समझ में आया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, डी फाई बाई डी टी क्लियर हो गया है। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कब लगाओगे, जब एवरेज की बात करें कभी कि इतने एवरेज में क्या हुआ, इंड्यूस करंट समझ में आ गया। अब जो बात थी कि डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस करंट का, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंस लॉ पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिला के न्यूमेरिकल फिर करेंगे। लेंस लॉ पे आए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो हेडिंग लगाओ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट डैश लेंस लॉ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट कैसे पता चलेगा, लेंस लॉ। लेंस लॉ से हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट पता चलता है। क्या कहता है लेंस लॉ, लाइन लिखने जा रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट समझ लेना, इज सच दैट
is always such that it opposes the cause producing it. बड़ी कमाल की लाइन है ये, वेरी ब्यूटीफुल लाइन. व्हाट डज इट सेज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि जिस कॉज से वो पैदा हुआ है वो उस कॉज को ही अपोज करेगा. कैसा गद्दार है सर, हैं अपने पापा को मार देगा. हाँ, सन किल्स फादर, डॉटर भी हो सकता है, अभी फेमिनिज्म हो जाएगा वीडियो पे. सन डॉटर, मैं किड लिख दूं. हाँ, किड किल्स फादर. लेंस लॉ में यही रखना, क्या किड किल्स फादर, ये याद रखना. बच्चे ने मार. अच्छी. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. जिस कॉज से बना है उसी को अपोज करना चाहेगा. सो कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल्स. मुझे पता है अभी दिक्कत हो रही है, एग्जाम्पल लेंगे बहुत क्लियर होगा. ध्यान से, यहां मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, and this magnetic field is increasing. चलो ठीक है, और ये कॉइल है यहां पे. चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स बढ़ रहा होगा अंदर की तरफ का. इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा. मैग्नेटिक फील्ड बोल दो टी स्क्वायर है या टी क्यूब है, टाइम पे डिपेंड करे, जो भी. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा. अच्छा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा. फराडे ने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा. फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि क्लोज कॉइल है. ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट इंड्यूस हुआ. अब वो करंट कैसा होगा, इसमें दो चॉइसेस हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये सोचना है. अब आता है लेंस लॉ. The direction of induced EMF is always such that it opposes the cause producing it. किस cause ने इसको प्रोड्यूस किया? फ्लक्स के इंक्रीज होने के. यानी ये फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा. ये क्या चाहेगा? ये फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा. फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा? यानी इसमें करंट कुछ ऐसा फ्लो करे कि उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को डिक्रीज. आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है, इसलिए हम बोल रहा मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म देख क्या हो. अगर 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 इसमें करंट ऐसे फ्लो करे क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? इनवर्स. करंट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है ना, राइट हैंड थंब रूल से. फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर थंब जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर ये इंड्यूस करंट हुआ तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो बनी अंदर की तरफ. अंदर की तरफ बनी तो मैग्नेटिक फील्ड को वो और बढ़ाएगा तो फ्लक्स को और बढ़ाएगा. नहीं साहब, हमको फ्लक्स को घटाना है, यानी करंट ऐसा ना हो कर, करंट ऐसा ना हो कर, करंट ऐसा होना चाहिए. एंटी क्लॉकवाइज. ACW एंटी क्लॉकवाइज. इसको I डैश लिखूंगा मैं, इंड्यूस्ड करंट. अब देखो करंट ऐसा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? ये तो पता है ना, करंट कैरिंग से कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो पढ़ चुके हैं. तो ये करंट है, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थंब देखो बाहर है ऐसे मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर. जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको सीधा सीधा अपोज करो. व्हाट कॉज इज प्रोड्यूसिंग इट? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो उसको घटाओ. उसको घटाने का तरीका करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर मिले, यानी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कम. यार फ्लक्स पे जाओ या सीधा कॉज पे चले जाओ, इसलिए मैंने लिखा है अपोजेस द कॉज पे. क्या कॉज है जिससे इंड्यूस्ड करंट बना? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना. कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की. तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को कम करो, ऐसा करंट ले लो. तो करंट हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बन गई, अंदर की अपने आप कम हो जाएगी. कुछ कुछ आया. एक और एग्जांपल, अरे इसके 10-12 एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो. लेट्स लॉ के हम एग्जांपल में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. यहां पे मान लेते हैं एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है B.
एंड दिस बी इज अगेन इंक्रीजिंग, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और ये हमारे पास एक कॉइल है, जरूरी थोड़ी ना सर्कुलर हो, ऐसा कॉइल है, ठीक है, ठीक है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ आती हुई, और ये इंक्रीज कर रही है। हमने कहा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट होगा, आपने कहा हाँ, क्यों, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। धीमे चले क्या, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ती जाएगी, तो फ्लक्स जो इसमें से निकल रहा वो भी बढ़ता जाएगा। जब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता है। अब बात आती है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो, तो क्या चेंज है जिससे इंड्यूस्ड करंट आ रहा, फ्लक्स का इंक्रीज होना। तो जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका एक ही एम होगा, फ्लक्स को डिक्रीज करना, फ्लक्स को डिक्रीज करना या मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना। भाई जो कॉज क्या है, कॉज क्या है जिससे बना, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से, तो उसको डिक्रीज करना। तो अगर मैं करंट को ऐसे लूं तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाना, बाहर, ऑलरेडी बाहर की बन रही है तो बाहर क्यों बनाओगे, उसको घटाओ, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, अंदर हो, तो करंट कैसा हो, करंट कैसा हो, ऐसा हो, देखो अब करंट ऐसा है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो किधर बनी, अंदर को, बाहर वाले को कम करेगी, कैंसिल करेगी, फ्लक्स को घटाएगी, ये तो हम चाहते हैं। आया नहीं सर, और एग्जांपल लेंगे, 10-12 लेंगे, टेंशन नहीं, पहले से कॉपी करेंगे। The direction of induced EMF is such that it always opposes the cause producing it. छाप लिया बेटा ये, ओके। अब लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मेरे को याद दिला देना है लास्ट में। सर मैं कैसे याद दिलाऊंगा, मैं बोलता रहूंगा ऐसे स्क्रीन ठोक ठोक के, फिर भी आप सुनोगे तो मैं कहा लिख लूं, यहाँ लिख लेता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको मिटा देंगे नहीं अपन, ठीक है, वरना मैं भूल जाऊंगा ना, तो ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर आप कमेंट करोगे इसने ये नहीं बताया, दाढ़ी वाले इंसान ने। हाँ चलो क्या था, हाँ एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट I which is increasing, करंट कैरिंग वायर, वेरी सॉरी, इसमें एक इंक्रीजिंग करंट, और यहाँ पे मान लो एक कॉइल है, पूछा है क्या इस कॉइल में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट होगा। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या करंट कैरिंग वायर की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दिमाग लगाओ, अच्छे सवाल देंगे, थोड़ा बढ़िया प्रैक्टिस करो। क्या करंट कैरिंग वायर की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बिल्कुल बनती है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आता है, बायो सेवर्ट लॉ से निकाला था ये, μ0/4π2I/x, इनफाइनाइट वायर अगर होगा तो, x इज द डिस्टेंस, भूल गए सब, भूल गए हमें सब कुछ, याद रहना अब कुछ, एक तेरा नाम न भूला, नाम नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, तो अगर करंट कैरिंग वायर है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता था, याद करो, अगर इनफाइनाइट वायर होता था तो μ0/4π, याद आएगा, 2I/a, याद आया, हाँ। तो और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलता था, प्लेस योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल योर फिंगर्स, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था, अगर ये इनफाइनाइट वायर है या फाइनाइट भी है, किसी भी केस में इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो करंट I के प्रोपोर्शनल होता है, μ0/4π2I/a, इनफाइनाइट वायर के लिए, है ना, आउटवर्ड। हाँ ठीक है, अब करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, I इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, करंट बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। करंट होगा, उसका काम क्या होगा, फ्लक्स को डिक्रीज करो, उसका काम होगा मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करो, है कि नहीं। तो कैसा बनाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, हमें अंदर की चाहिए, तो हमें अंदर की चाहिए, तो हम अंदर लगा लो पहले से,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, थंब लगा लो, करंट ऐसे। अभी इसमें दिक्कत है तो दोनों तरफ करंट दौड़ा के देख लो, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरफ से काम बन जाए वो ले लो। जैसे हमको समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बढ़ रही है, तो हमें अंदर की चाहिए होगी, तो मैंने थंब अपने आप अंदर कर दिया। अब करंट अपने आप क्लॉकवाइज, वरना तुम क्लॉकवाइज लेके एंटी क्लॉकवाइज लेके देख लो किस तरफ से तुमको अंदर की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। भाई अंदर वाली तो इसको कैंसिल कर देगी, ठीक है, तो क्लॉकवाइज करंट लेना यहाँ। एक जरा खुद से करें, नंबर 4, यहाँ पे एक डिक्रीजिंग करंट, यहाँ पे एक कॉइल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन इट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलो एक करके दिखाओ, करो भाई, खुद से भी कुछ करो। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बताओ, इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कैसी बनेगी, थंब रखा करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड, क्रॉस 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 क्रॉस, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो करंट के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि करंट डिक्रीज कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी, यानी अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह से फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो इंड्यूस करंट तो आना ही आना है, इंड्यूस करंट तो आना ही आना है, और इंड्यूस करंट जो आना है आना, मेरे प्यार को ना तो उल्टा समझो जाना, जो इंड्यूस करंट आना है उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा फ्लक्स को इस बार इंक्रीज करना, मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करना। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज, करंट मर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मरती जाएगी, फ्लक्स कम होता जाएगा। तो ऐसा करंट फ्लो कराओ कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, हमेशा घटाना नहीं है ना, जो हो रहा है उसको अपोज करना है, ठीक है, मतलब इट इज लाइक अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, जो भी हो रहा है उसको अपोज करो, वही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की कम हो रही है ना आए, इसको बढ़ाते हैं, तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, बोलो सही है, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगी, अंदर, सही आने लगा। अब मिटा रहे हैं, ओके, और एग्जांपल लें, और एग्जांपल लेते हैं इसके, प्रैक्टिस करो अच्छे से, लेंस लो, 4 5वां एग्जांपल। यहां मान लो एक करंट कैरिंग कॉइल है और ये करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और ये करंट कांस्टेंट है, इस बार करंट वैरी नहीं कर रहा। ये जो कॉइल रखा है, इस कॉइल को हमने ऐसे v वेलोसिटी दे दी है ना, यानी इसका हमने मोशन करा दिया, इस कॉइल को मूव करा दिया। अब बताओ कोई इंड्यूस करंट आएगा क्या, और आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों चीज बताओ। इस कॉइल का हमने मोशन करा दिया, ठीक है, ऐसे मूव करता हुआ यहाँ अभी मोशन कर रहा है, रोकना नहीं मोशन, वरना करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। अब बताओ, देखो इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस तरफ इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स कर्ल करो, यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। फर्क क्या होगा कि वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और वायर से दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। भाई इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/a, वेयर a इज द डिस्टेंस फ्रॉम वायर। जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लगेगी। भाई वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे दूर जाओगे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, है ना। μ0/4/2I/a, a होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग, b इज डिक्रीजिंग, b डिक्रीज कर रहा है, इससे क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करने से क्या होगा, अब तो आप समझ गए हो, इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट का क्या काम होगा, b को इंक्रीज करना। इन शॉर्ट जिस चेंज से आया है उस चेंज को अपोज करो, किसकी वजह से आ रहा, b के डिक्रीज होने से आ रहा, तो नहीं चलो b को इंक्रीज करते हैं, जिस चेंज से ये आ रहा उसी चेंज को अपोज करो। तो ये ऐसा करंट बनाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो अंदर की, क्लॉकवाइज बनेगा मेरे ख्याल से, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लेंगे। क्लियर है, छठा देख लो, ध्यान से देख लो, पॉज करके आराम से, मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है, हाँ कैसे हो गया। अच्छा इसी कॉइल को मैं इस तरफ लाऊं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जब इस तरफ लाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, अगर हम इसको हटाएंगे तो ये करंट ऐसा फ्लो करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर। नेक्स्ट एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक करंट आई व्हिच इज कांस्टेंट एंड ये वही कॉइल, मान लेते हैं ये कॉइल ऐसे मोशन कर रहा v स्पीड से। अब बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितने लोग, एंटी क्लॉकवाइज कितने लोग, पता ही नहीं चलता यहाँ कितने लोग हैं। दिल से दिल मिला, 50,000 लोग ने कहा इधर, 50,000 ने उधर, है ना। हाँ तो मुझे पता है, पहला वीडियो है तो 1 लाख लोग तो देखेंगे ही, है। तो हाँ तभी तो इतना मेहनत से बनाना पड़ता है। तो हाँ वापस आते हैं यार। हाँ तो मोशन होगा तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिपेंड करता है करंट पे और डिस्टेंस पे। ना ही ये करंट चेंज हो रहा है ना ही डिस्टेंस। भाई जब ऐसे पैरेलल में मूव कराओगे तो ए की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी। ए होता है डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, तो जब पैरेलल में मूव कराओगे तो दिस ए विल नॉट चेंज, बोथ फील्ड रिमेन कांस्टेंट। तो आप देखोगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, कचक 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 काड़े पूरे का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ा चेंज होती है, ऐसे में चेंज होती है, गिरती जाती है। इसमें तो पूरे वायर के पास सेम रहेगी। एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो देयर इज नो चांसेस ऑफ induced EMF, induced EMF is induced current is 0. क्लियर? शाबाश, समझ गया? चेंज होना जरूरी है। तो बहुत से तरीके हैं चेंज कराने के, देख रहे हो? फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत से तरीके हैं फ्लक्स को चेंज कराने के। 7th एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कॉइल है और इसका हमने मोशन किया, 20 स्पीड थी, इसको मूव कराया और इसको मूव कराते हुए हम फील्ड के अंदर ले गए। अभी फील्ड के बाहर है थोड़ा सा, इसको हम ड्रैग करते हुए फील्ड के अंदर ले गए, ठीक है। फील्ड यहीं तक थी, ठीक है, हम इसको फील्ड के अंदर ले गए। पूछा क्या इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, हाँ या ना, सभी लोग बताएं क्या कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। फील्ड कांस्टेंट है, बताओ, बिल्कुल आएगा। जब ये बाहर है तो इतने एरिया में से तो फील्ड लाइन नहीं जा रही, सिर्फ इतने में से जा रही है। जब अंदर आएगा तो पूरे एरिया से फील्ड लाइन जाएगी, यानी यहाँ क्या चीज इंक्रीज कर रही है, यहाँ एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया कम तो नहीं कर सकते हम, ऐसा करंट तो नहीं करा सकते। हाँ एरिया इंक्रीज होने से ओवरऑल हुआ क्या कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई। कौन सी फील्ड लाइंस, इनवर्ड वाली। ओवरऑल क्या हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा करंट तभी तक आएगा जब ये अंदर आया। एक बार अंदर आ गया तो उसके बाद फ्लक्स नहीं चेंज होगा। इस वाले सवाल में ये चीज पक्के से याद रखो, एक बार ये अंदर आ गया पूरी तरह से, मतलब चेंज कब तक होता रहेगा। ध्यान से सुन लो, ध्यान सुन लो, इसमें गलती नहीं करना, कंसेप्चुअल गलती है। जब तक ये अंदर आता रहेगा तब तक फ्लक्स चेंज होगा। एक बार ये पूरा कॉइल अंदर आ गया, मतलब ये इंस्टेंट जैसे ही आया, यहां पे रखते हैं कॉइल को लेके, जैसे ही ये जस्ट पूरा एंटर कर गया, इसके बाद कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जितनी फील्ड लाइन से होती रहेंगी ना, इसके बाद तो फील्ड लाइन सीधा यहां पे आएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग और नॉट? ध्यान दो, भटको नहीं, ध्यान दे। जब तक ये ऐसे अंदर आता रहा तब तक तो फील्ड लाइन बढ़ती जा रही, बढ़ती। एक बार ये अंदर आ गया तो फील्ड लाइन उसके बाद तो कांस्टेंट है। यहां तो जो ऐसे लाइन ऐसे जा रही है, 3 लाइन ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे, तो एक बार ये अंदर आ गया उसके बाद तो फील्ड लाइन कांस्टेंट रहेगी। मूव कराते रहो, मूव कराने से थोड़ी ना होना है। फ्लक्स चेंज होना चाहिए व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेट। एक ही कांसेप्ट है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से जब तक अंदर आएगा तब तक चेंज होगा। तो हमसे इसी जगह पूछना है, जब तक अंदर आ रहा है। तो जब ये अंदर आ रहा है तो क्या हुआ, फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है, और फील्ड लाइन इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट तो होगा। और इंड्यूस करंट का क्या काम होगा, इंड्यूस करंट का काम होगा फ्लक्स को डिक्रीज करना या फील्ड लाइंस को डिक्रीज करना। तो बी को डिक्रीज करने के लिए, यानी बी हमें कैसा चाहिए होगा, बाहर बनाना होगा। ऐसा करंट बनाओ जिसकी वजह से जो नई मैग्नेटिक फील्ड बने वो बाहर एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड। पर ये चीज तभी तक होगी जब तक ये अंदर, ये बात नहीं समझ गए, अंदर आ, एक बार अंदर आ गया उसके बाद ये कहानी नहीं मानेगा। और एग्जांपल ले, अच्छा नए तरह के एग्जांपल लेते हैं, इसको मिलाते हैं, मैग्नेट कॉइल के एग्जांपल लेते हैं। आओ मैग्नेट कॉइल एग्जांपल, मैग्नेट कॉइल एग्जांपल। मैं बोल रहा हूं ना, प्रीवियस चैप्टर आपके आने चाहिए आपको इस पढ़ने के लिए। मैग्नेट कॉइल एग्जांपल, जो फराडे साहब का एक्सपेरिमेंट था उसके एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट को हमने v वेलोसिटी देके इधर मोशन कर दिया। अब बताओ इस कॉइल में करंट कैसा बढ़ेगा।
अब बताओ, अब तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मतलब मैं दिखा रही हूँ मैंने लाइंस बढ़ रही की घट रही है। अब सोचो, देखो कई लोग सोचेंगे कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो जब पास आ रहा है तो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, और इस तरफ की फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो ऊपर की हमको फील्ड लाइंस बनानी है, तो करंट को ऐसे क्लॉकवाइज बना दें। सोच पाए क्या इतना भी? आई डैश ये सोचा था किसी ने कि नॉर्थ पोल जैसे ऐसे नीचे आएगा, नॉर्थ पोल जैसे ऐसे नीचे आएगा, वैसे वैसे नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे जैसे अंदर आता जाएगा और फील्ड लाइंस पास करती जाएंगी, है ना। अभी तो कुछ तो बाहर जा रही होंगी, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे नीचे आएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, तो इस तरफ की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ऐसा इंड्यूस करंट हो कि इसके ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो हमने ऐसा करंट बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया? ऊपर। सही है, कुछ गलत नहीं है, इसको सोचने का एक और तरीका है। यहां तक समझ में आया? हमने कहा ये मैग्नेट हम कॉइल के पास, इसको सोचने के एक आसान तरीके होते हैं, मैग्नेट और कॉइल वाले स्पेशल। जब आप मैग्नेट पास ला रहे हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू बढ़ रही है डेफिनेटली। पहले कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, कुछ ऐसे जा रही थी, जैसे जैसे पास आएगा ये फील्ड लाइंस किसी से पहले 3 जा रही थी, 5 जाएगी, नीचे की तरफ वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो इंड्यूस करंट, फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि नीचे की तरफ की फील्ड लाइंस को कम करे, यानी ऊपर की फील्ड लाइंस बनाए। तो आप इंड्यूस करंट ऐसा बना दो, ये खच, सही है, एकदम सही आपकी बात। इसका एक शॉर्टकट देखो, आपको पता है कि जो करंट कैरिंग कॉइल होता है इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या सबको पता है ये बात? अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो हम बोलते हैं वो साउथ पोल है, याद आया? साउथ पोल किसके लिए? क्लॉकवाइज करंट के लिए। बहुत सी चीजें मिल रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रीवियस चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो कॉइल में उस तरफ साउथ पोल बनता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो कॉइल में उस तरफ नॉर्थ पोल बनता है। क्या बता रहे हैं सर? आराम से समझो, ये आपकी अप्रोच कुछ गलत नहीं है। मैग्नेट नीचे लाएंगे, नीचे की तरफ की फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ती जाएगी, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा कि फील्ड लाइंस ऊपर बन जाए। सेम यही चीज हम किसी और कंसेप्ट समझें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कॉइल, बस बस इसको हम नीचे लाए स्पीड से मोशन किया। व्हाट इज द कॉज जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ? कॉज है नॉर्थ पोल का पास में आना या मैग्नेट का पास में आना। व्हाट इज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट? मैग्नेट का पास आना, मैग्नेट का पास आना। तो जो कॉज है उसको अपोज करो। मैग्नेट पास आ रहा है तो उसको दूर भेजो। कैसे दूर भेजोगे? नॉर्थ पोल आ रहा है, ऐसा करो कि यहां नॉर्थ पोल बन जाए। यहां नॉर्थ पोल कैसे बनेगा? ऊपर नॉर्थ पोल तब बनेगा जब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, तो ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज लो, और डेफिनेटली नीचे साउथ पोल बन जाएगा। नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है करंट, ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से नॉर्थ पास आ रहा था, मैग्नेट का पास आना इज अ चेंज, तो उसको दूर भेजो। नॉर्थ को दूर कैसे भेजोगे? सामने नॉर्थ बना के। ये भी सही है, ये भी सही है, ये आसान है। जैसे देखो, मान लो यहां साउथ पोल, यहां नॉर्थ पोल, और मोशन ऊपर की तरफ v स्पीड से, और ये रहा कॉइल। तो डेफिनेटली इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेट मूव कर रहा है तो फील्ड लाइंस इसमें से चेंज करेंगी, फ्लक्स चेंज होगा। किसकी वजह से इसमें करंट बन रहा है? मैग्नेट के दूर जाने से। तो मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाओ। लेंस लॉ ये तो कहता है जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करो। जो भी चेंज पास आ रहा है तो दूर भेजो, दूर जा रहा है तो पास। जिस चेंज से भी तुम बने उस चेंज को अपोज करो। तो इसने कहा यार मैग्नेट दूर जा रहा है, इसी वजह से हम बने, तो मैग्नेट को पास बुलाते हैं। साउथ दूर जा रहा है तो उसको पास कैसे बुलाओगे? यहां नॉर्थ बना के। नॉर्थ कैसे बनेगा? यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। बोलो आए नहीं आ रहा? मान लो ऐसा लेते हैं, ये कॉइल, ये मैग्नेट।
ये नॉर्थ, ये साउथ, नीचे। इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इंड्यूस करंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। किस चेन से बन रहा? मैग्नेट के दूर जाने से। मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको पास बुलाओ। नॉर्थ को पास बुलाने का तरीका यहाँ पे साउथ और ऊपर नॉर्थ, यानी ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज। देखो नीचे से क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, नीचे से क्लॉकवाइज। बोलो आया? चलो इसे देखते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये रहा कॉइल, ये रहा कॉइल, है ना। एक मिनट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, चलो फोर्थ। हाँ, इसको भी मोशन देखिए। अब बताओ, अब कॉइल के पास में नॉर्थ पोल जा रहा है, चलो उल्टा करते हैं। कॉइल के पास में साउथ पोल जा रहा है, तो किस चेन से करंट बन रहा है? साउथ पोल के आने से, मैग्नेट के आने से। मैग्नेट आ रहा है तो इससे बोलेगा दूर जाओ। साउथ आ रहा है, दूर जाने का तरीका यहाँ साउथ बना लो। नहीं आ रहा क्या समझ में? कई लोग के समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। देखो नॉर्थ पास आ रहा था, मैग्नेट का पास आना चेंज है, तो मैग्नेट को दूर भेजो। नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ को दूर भेजने का तरीका यहाँ पे नॉर्थ 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 ट्रिपल दूर चला गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ साउथ दूर जा रहा है, तो मैग्नेट का दूर जाना चेंज है, तो पास बुलाओ। साउथ को पास बुलाने का तरीका यहाँ नॉर्थ बन जाए। यहाँ क्या हो रहा है? नॉर्थ दूर जा रहा है, तो दूर जाना ऐसा चेंज, पास बुलाओ। नॉर्थ को पास बुलाने का चक्कर ऐसे साउथ बना दो। यहाँ क्या हो रहा है? साउथ पास आ रहा है, मैग्नेट को दूर भेजना पड़ेगा, पास आ रहा है। साउथ को दूर भेजने का तरीका सामने सेम पोल, साउथ पोल, और इस तरफ से नॉर्थ पोल। मतलब इधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ से देखो तो क्लॉकवाइज। सामने से देखो इसको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, पीछे से देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज, सामने से देखो तो क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर हुई ये कहानी? क्लियर हुई? इस पे एक सवाल कर लेते हैं, फिर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक सवाल इसमें, एक बढ़िया सवाल। ये पास आना दूर जाना समझ में आया है कि नहीं आया है? कंफर्म बताओ। एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल। मैग्नेट पास आ रहा है तो दूर भेजो, दूर जा रहा है तो पास भेजो। पास आ रहा है तो दूर कैसे भेजोगे? सेम पोल बना के सामने। दूर जा रहा है तो पास कैसे बुलाओगे? अपोजिट पोल बना के। एक सवाल, व्हाट इज द acceleration of magnet in both cases? Case 1, for free fall, ठीक है, फ्री गिर रहा है। केस 1, केस 2, वही मैग्नेट है, गिरता हुआ यहां पहुंच गया, ठीक, सेम मैग्नेट है, पहले ऊपर था, फिर गिरता हुआ कॉइल के नीचे तक आ गया। पूछा है कि इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा इन बोथ केस। ऑप्शन दे देते हैं, A इक्वल टू G, ऑप्शन बी A ग्रेटर देन G, ऑप्शन सी A लेस देन G, ऑप्शन डी कांट बी डिटरमाइंड। दोनों केस के लिए बताओ, सोच के आंसर देना, सोच के आंसर दो कि क्या एक्सेलरेशन होगा। बताओ भाई क्या होगा। कोई ये तो नहीं सोच रहा जी क्या है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ इस वाले में। तो देखो इसमें हमने देखा कि नॉर्थ मतलब मैग्नेट कॉइल के पास में आ रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि वो मैग्नेट को दूर भेजे। कौन सा पोल पास में आ रहा है? नॉर्थ, तो यहां क्या बना दें? नॉर्थ, तभी तो रिपेल करके दूर भेजेगा, ठीक है। अब जब मैग्नेट पास आ रहा है तो उसको दूर भेजेगा, है ना। यानी मैग्नेट गिर किस एक्सेलरेशन से रहा होगा? जी, और ये इसको अपोज करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन कुछ कम हो जाएगा ना।
मतलब ये जो भी फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ इसको रिपेल करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा वो जी से कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया? क्या चेंज है जिसकी वजह से यहाँ इंड्यूस करंट आ रहा होगा? मैग्नेट का पास आना। तो ये मैग्नेट से कहेगा दूर जाओ, तो ये जी से गिर रहा होगा, ये ऊपर तरफ फोर्स लगा के जी को कम कर देगा, यानी फर्स्ट केस में ए विल बी लेस देन जी। और सेकंड केस में बताओ, सेकंड केस में क्या होगा? ए ग्रेटर देन जी? नहीं भाई, यहाँ पे भी लेस देन जी। यहाँ पे चेंज क्या है? मैग्नेट का दूर जाना, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा, तो यहाँ कौन सा पोल बनाएगा? साउथ। साउथ बुलाएगा तभी तो पास आएगा। मैग्नेट किस एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा? जी से। जी से गिरना चाह रहा होगा, है ना, फ्री फॉल। बट मैग्नेट की गिरने से इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा जो कि इस चेंज को अपोज करेगा जिससे बना है, यानी मैग्नेट के दूर जाने को अपोज करने को पास बुलाएगा। तो जी से गिर रहा था और ये ऊपर कुछ फोर्स लगा के इसको खींचने लगेगा, यानी एक्सेलरेशन जी से कम कर देगा। जी से जा रहा था, ये ऊपर कुछ एक्सेलरेशन, तो सेकंड केस में भी एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे उसमें ग्रेटर देन जी बोल देते हैं, दूसरे में, दोनों में लेस देन जी। ये क्या करेगा? मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा। नीचे आ रहा है ऊपर जाओ, जी से आ रहा था ऊपर कर दिया, धीमा हो गया। जी से भाग रहा था वापस खींच लिया, तब भी जी से कम कर दिया। क्लियर? अब आते हैं कि लेंज लॉ किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आओ देखो, लेंज लॉ ये नहीं कह रहा कि फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट बनेगा, ये तो फराडे ने कहा। लेंज सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बात, सिर्फ डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट बन रहा है ये तो हम मान के चल रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा? सुनो सुनो कैसे लेंज लॉ से। मान लो यहां पे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, ऐसी बनाते जैसे बना रहे थे। मान लो यहां पे मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कॉइल है। तो ये मैग्नेट मान लो नीचे आ रहा है, v स्पीड से मोशन हो रहा है इसका नीचे की तरफ। अब जब ये नीचे आएगा तो लेंज लॉ क्या बोलता है? नीचे आ रहा है तो उसको ऊपर भेजो, पास आ रहा है तो दूर भेजो। तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ बना दो और यहाँ साउथ बना दो, और करंट कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज और ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो नीचे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है और ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कौन कह रहा है? लेंज लॉ। अब समझते हैं कि ऐसा होना जरूरी क्यों था। मान लेते हैं कि लेंज लॉ नहीं लगाते और करंट डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं, समझो, कॉन्ट्रडिक्शन से समझाते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगा, अगर इसके सिवा कुछ सोचेंगे तो गलत होगा। मान लो करंट हम ऐसा लें, ऊपर से देखने में क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो, यहाँ पे नॉर्थ। हमने मान लिया कि अगर लेंज लॉ ना होता, करंट अगर दो ही, तो देखो आंसर दो ही हो सकते हैं, या तो करंट ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज हो या तो ऊपर से क्लॉकवाइज हो, दो ही तो ऑप्शन है। करंट देखने में ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखे या क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं लेंज लॉ नहीं लगाते, क्लॉकवाइज ले लिया। अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो ऊपर बनेगा साउथ पोल। अच्छा, क्या हो रहा था? इसका मोशन हो रहा था। मोशन होने से क्या हो रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो इसको बड़े ध्यान से। मोशन होने से क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। मोशन होने से क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ध्यान से देखो तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इस केस में, है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रही, ये रही, ये रही, धीमे धीमे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे पास आएगा बढ़ती जाएंगी। अब अगर यहां साउथ पोल बन जाए, जो कि होगा नहीं, अगर यहां साउथ पोल बन गया तो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा तो फील्ड लाइंस और बढ़ेंगी। फील्ड लाइंस और बढ़ेंगी तो इंड्यूस्ड करंट और आएगा, या इंड्यूस करंट आता रहेगा। इंड्यूस करंट आता रहेगा तो यहाँ साउथ पोल बनता रहेगा। साउथ पोल बनता रहेगा तो मैग्नेट को ये फिर से खींचता रहेगा। एक मिनट, इसका मतलब ये तो फ्री फॉल है, कुछ करना भी नहीं है। इसका मतलब हम एक कॉइल यहाँ पे लगाएं, एक मैग्नेट ऊपर रखें या कहीं पे भी रखें, छोड़ के हम चले जाते, या यहाँ मैग्नेट रखते हैं सामने। इसके लिए ये करने की जरूरत नहीं, मैग्नेट सामने, मान लो फ्री फॉल नहीं है, मैग्नेट मान लो सामने रखा है हमने, ये कहानी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ साउथ ये रहा, नॉर्थ पास आ रहा है, हमने कहा यहाँ नॉर्थ बनना चाहिए, नहीं, नॉर्थ की जगह साउथ बना दिया। साउथ बना दिया तो इधर से करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। इधर से ऐसा, बोलो सही,
इधर से एंटी, इधर से क्लॉक। हाँ, अब बोलो समझ रहे हो, हमने कहानी उल्टी बोल दी, और इसका ऐसे बना दो। फ्री फॉल की जरूरत नहीं है, फ्री फॉल की भी जरूरत नहीं है, उतनी की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सीधा सीधा बना दो, तब भी कंसेप्ट हिल जाएगा तुम्हारा। ये ऐसे हो रहा मोशन, ये हो रहा मोशन, आराम से एकदम सही बनाएंगे, टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ ओके, हाँ तो ये जो मोशन करके इसके पास आया, तो हमने बोला लेंस लॉ लगाते हैं, तो नॉर्थ पास आ रहा, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। अब यहाँ नॉर्थ है तो इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसा, इधर से देखने पे करंट ऐसा ना, इस तरफ से अगर देख रहे हो, और यहाँ इस तरफ से देखा तो नॉर्थ पोल तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बनेगा। ये कौन बोलता है? लेंस लॉ की, जिस कॉज से बन रहा है उसको अपोज करो। तो क्या कॉज है? मैग्नेट का पास है ना, तो मैग्नेट को दूर भेजो, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बना के दूर भेज दिया। हमने कहा अगर ऐसा ना हो और ये हो तो क्या हो? अब देखो क्या होगा। अगर इंड्यूस्ड करंट ऐसा हुआ, ध्यान से सुनो, अगर इंड्यूस्ड करंट ऐसा हुआ और हम चले जाए सब्जी लेने, ठीक है, हम चले गए सब्जी खरीदने, है ना, घर के लिए चूहे खरीदने, शाम के चूहे जो हमें बनाने उसके लिए, ठीक है, शाम के लिए चूहे खरीदने चले। अब क्या हुआ? मैग्नेट हमने यहाँ रखा, कॉइल यहाँ, मतलब अपने घर के एक कोने में हमने कॉइल रखा, एक कोने में मैग्नेट, हम चले गए चूहा खरीदने। अब और मैग्नेट को थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं करे, ऐसे मैग्नेट को थोड़ा सा पुश करके हम चले गए अपना चूहा खरीदने, ताला लगा के बढ़िया एकदम मस्त है। अब मैग्नेट जैसे ही इसकी तरफ मूव किया, यहाँ पे साउथ पोल बना, कुछ ऐसा इंड्यूस करंट हुआ कि यहाँ पे साउथ पोल बना। साउथ बनते ही वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा भाई, मैग्नेट मोशन करेगा, मैग्नेट मोशन करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट से यहाँ फिर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल इसको फिर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये और पास आएगा, और पास आएगा, फ्लक्स और चेंज होगा, फ्लक्स और चेंज होगा, फिर इंड्यूस करंट यहाँ फिर साउथ पोल, फिर साउथ पोल, फिर और अट्रैक्ट। यानी हम बढ़िया बाहर चूहा खरीद रहे हैं कि ये वाला चूहा दो, सफेद वाला दो, मोटा वाला दो, पतला वाला दो, हम बढ़िया चूहे की शॉपिंग कर रहे हैं, और यहाँ इंड्यूस करंट बनता जा रहा है। इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये तो। मैग्नेट को हम एक कोने पे रखा है, कॉइल को एक कोने पे रखा है, और चले जाए घूमने, और एक छोटा सा पुश, छोटा सा, F टेंडिंग टू जीरो, F टेंडिंग टू जीरो देखे गए हमने, वर्क डन जीरो किया, एनर्जी मिलती जा रही है। F टेंडिंग टू जीरो ऐसे छोटा सा पुश किया, वर्क डन जीरो, एक करीब करीब एनर्जी मिलती जा रही है। भाई आप मैग्नेट का से पुश करके चले गए। अगर लेंस लॉ ट्रू ना हो तो क्या गलत हो, ये बता रहे हैं। अगर लेंस लॉ ट्रू ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाता है। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, अगर लेंस लॉ ट्रू ना होता। यानी लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। हमने मैग्नेट को थोड़ा पुश किया, हम चले गए, हमने कहा अगर लेंस लॉ ट्रू नहीं है तो यहाँ नॉर्थ इधर आ रहा है तो इधर साउथ बनेगा। चेंज क्या है? मैग्नेट का पास आना। देखो दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कहा इस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है, उधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, ठीक। हमने पुश किया, हम चले गए। अब साउथ ने इसको अपनी तरफ खींचा, खींचा तो फ्लक्स और चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फिर इंड्यूस करंट, फिर उधर साउथ पोल, साउथ ने इसको और खींचा, खींचा तो फ्लक्स और चेंज हुआ, फ्लक्स और चेंज हुआ, इंड्यूस करंट, फिर साउथ पोल, और खींचा, फिर इंड्यूस करंट, फिर साउथ पोल। मतलब ये तो चलता रहेगा, करंट बनता जाएगा, बनता जाएगा, हम तो कुछ किए नहीं। ये हमको इनफाइनाइट एनर्जी दे रहा है। लो, दुनिया में एनर्जी की प्रॉब्लम है, लो सॉल्व हो गई। मतलब लेंस लॉ फॉलो ना हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होगा। अब जरा इसको देखो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा, या इस केस में भी हम चूहा खरीदने चले जाएंगे। सुनो सुनो, इसको भी सुनो। तुम बोलोगे सर इसमें क्या नहीं होगी वो कहानी, सुनो ध्यान से। हमने इसको थोड़ा सा पुश दिया, हम गए चूहा खरीदने। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा, और वो इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि अपने चेंज को अपोज करे। चेंज क्या है? मैग्नेट का पास आना। यानी इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि यहाँ नॉर्थ पोल, यानी इस तरफ से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस तरफ से देखो, ठीक है। नॉर्थ बनते ही ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी। अभी भी आगे बढ़ रहा है पर स्पीड कम हो रही है। आगे बढ़ा, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस करंट अभी बना, इंड्यूस करंट फिर ऐसा बनेगा कि यहाँ और नॉर्थ पोल बने, नॉर्थ बन के इसको और रिपेल करेगा, इसकी स्पीड और कम। फिर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि ये पास जा रहा है। जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फिर इंड्यूस करंट बना, उसने और नॉर्थ पोल बनाया, इसने और रिपेल किया, मैग्नेट रुक गया, खत्म इंड्यूस करंट। जितनी फोर्स लगा के जितना वर्क करके गए थे वही हमें इंड्यूस करंट से एनर्जी के फॉर्म में मिला। मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल वर्क, हमने वर्क किया था, मैग्नेट को हमने चलाया था,
को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये EMI का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब और करंट चाहिए तो वहां चूहे की शॉपिंग छोड़ के इसको आओ, मैग्नेट को और पुश करो, थोड़ा सा और पुश करोगे, मैग्नेट जैसे ही पास जाना चाहेगा इसमें ऐसा इंड्यूस करंट होगा कि मैग्नेट को दूर भेजे, यानी इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ फिर नॉर्थ पोल बनेगा, इस पे फिर पीछे फोर्स लगाएगा और फिर मैग्नेट रुक जाएगा। जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी मिलेगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता मैग्नेट को यहाँ इस वाले कैसे, देखो क्या हो रहा है, मैग्नेट को छू के चलेगा, काम बनता जा रहा है। अगर लेंज लॉ फॉलो नहीं होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो ना हो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट साइंस में अभी तक नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बोल दो, बस इतना ही हो सकता है, मास एनर्जी बोल दो, बाकी और कोई इधर उधर चांस नहीं है। अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो। बेसिक प्रिंसिपल। अगर लेंस लॉ ना हो, लेंस लॉ के खिलाफ दो ही तरीके हैं, या तो करंट इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, और क्लॉकवाइज लेने पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वैलिड। ऑफ एनर्जी इज, हमने कहा इधर से करंट क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो इधर साउथ पोल, साउथ पोल बनेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, फ्लक्स और चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट से फिर यहाँ साउथ पोल, साउथ पोल फिर और अट्रैक्ट करेगा, फिर इंड्यूस करंट। हमें कुछ करना ही नहीं है, कॉइल में ही अपने आप करंट बन रहा, साउथ पोल मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, फ्लक्स चेंज हुआ, करंट, साउथ पोल मैग्नेट को अट्रैक्ट किया, करंट, चलता जा रहा है प्रोसेस यार। हम चले गए और एनर्जी बढ़ती जा रही नहीं, हमें काम करते हैं, बार बार मैग्नेट रुक जाएगा, तभी तो जब हम काम करेंगे तब करेंगे। ऐसा ना करंट जादू से बनता है, कुछ हम काम करेंगे वो करंट में चेंज होगा। इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है अभी भी। हाँ, केमिकल की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें महंगी चीजें हट गई, पर अभी भी मैकेनिकल वर्क इज रिक्वायर्ड है। अरे भाई, घर में जो एसी करंट आता है जनरेटर से आता है, जनरेटर से आता है, तो जनरेटर में भी देखो सब कॉइल लगातार गोल गोल घूमता रहता है, और शुरू में देखो खट 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 खट, ये क्या कर रहे हो आप, कॉइल को घुमा रहे हो, कॉइल को घुमा रहे हो, कॉइल को घुमाने से क्या हो रहा है, फ्लक्स कुछ चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ, उसका कॉइल जब घूमता है तो एंगल चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होता है, और उसके जब आपने छोड़ दिया तो वो डीजल से लगातार कॉइल घूम रहा है। डीजल क्या दे रहा है, मैकेनिकल वर्क, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में बन रही है, जादू से नहीं बन सकती। ये भी जादू ही है, पर ये तो मतलब अंधविश्वास है। इफ दिस इज गॉड देन दिस इज डीमन। गॉड एग्जिस्ट, डीमन डोंट एग्जिस्ट। भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं, सर भूत प्रेत होते हैं। मेरा एक छोटा भाई था, उसके ऊपर जिन आ गया था, तो ये सब कहानी आप हमको नहीं बताइए, ठीक है। ये जिन वाली कहानी मेरे साथ क्यों नहीं, सर ऐसी बात नहीं करते। अभी मेल आ जाएगा मेरे पास, ठीक ठीक, मेल आ जाते हैं इन सब बातों पे, सर ऐसी बात नहीं, ठीक है। समझ गए बात, क्लियर हो गया है कि इफ लेंस लॉ इज नॉट ट्रू देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मुझे पता है इसमें कई बच्चों को डाउट हो, कई बार इस वीडियो को बार बार इतने ही क्वेश्चन होते हैं कि हम इसको टच करके गए, अगर ये लेंस लॉ फॉलो नहीं होता, लेंस लॉ होगा तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल आना चाहिए, क्योंकि अपोज करना चाहिए। अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं हुआ तो जस्ट अपोजिट, क्लॉकवाइज करें, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल तो इसको अट्रैक्ट, और इसको अट्रैक्ट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, भाई मैग्नेट मूव करेगा, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज, फिर इंड्यूस करेंगे, फिर साउथ पोल, फिर अट्रैक्ट किया, फिर फ्लक्स चेंज, इंड्यूस करेंगे, फिर साउथ पोल। यानी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, हमें कुछ करना ही नहीं, हमें पुश देके चले गए, अपने आप खिसता जा रहा है, करंट बनता जा रहा है। क्लियर है? ओके। So EMI में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स नॉट लाइक कि देयर इज नो एनर्जी एंड स्टिल यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दी। तो ये हुआ लेंज लॉ का कहानी। अब दोनों को मिला के एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें चार्ज की भी बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट एंड charge and total charge that flows from t is equals to 0 to t is equals to t naught। बना दे रहे हैं डायग्राम। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल b नॉट t स्क्वायर।
टाइम के स्क्वायर के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एक लूप है, इस लूप का रेडियस कैपिटल आर है और इस लूप कंडक्टिंग लूप का रेजिस्टेंस, इस कंडक्टिंग लूप का रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम है। तो ये लूप ऐसे ही रखा है, फील्ड अदर की तरफ है। चलो निकालो, चलो याद करो। एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन बनाओ। लेंज लॉ और फैराडेज लॉ को मिला जुला हुआ सवाल बताओ। चलो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लें। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, पहले फ्लक्स निकाल लें। फ्लक्स कितना होगा, बी डॉट ए, बी ए कॉस 0 लगेगा। एरिया वेक्टर देखो ऐसे बनेगा, cos 180 लगेगा ना। तो फ्लक्स वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है ना। एरिया वेक्टर अंदर ले लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस परपेंडिकुलर अंदर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अरे स्केलर क्वांटिटी है, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंगल 0, बी ए cos 0 इज 1, बी इज बी नॉट टी स्क्वायर। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है? सही। अच्छा यहाँ पे इंड्यूस करंट क्यों बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। जैसे वाला क्वेश्चन किया था उसमें श्रिंक हो रहा था, तो एरिया चेंज हो रहा था। इस बार क्या चेंज हो रही, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब पहले क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाय dt, नॉट लगा देते हैं, डी फाई बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे, बी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर। बोलो सही, डी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया एट एनी टाइम t। इंड्यूस करंट चाहिए आपको I क्या हो जाएगा, E बाई आर, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, यानी B नॉट 2t पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। ये हो गया करंट एट एनी टाइम t। बोला तो नहीं कब निकालना है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट। ये ई में दिया है। अब क्या बोला है, टोटल चार्ज दैट फ्लोज। अब चार्ज कैसे निकलेगा, ये नया क्वेश्चन आ गया, चार्ज कैसे निकलेगा। तो देखो करंट को आप क्या लिख सकते हो, करंट को आप लिख सकते हो dq बाई dt। यहां से dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा I dt, dq हो जाएगा I dt। तो यहां से आप dq इज इक्वल्स टू I dt लगा दो। ये रहा I, b नॉट 2t पाई r स्क्वायर बाय r इंटू dt। आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, dq को इंटीग्रेट करके, है q टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ b नॉट 2t पाई r स्क्वायर बाय r dt। कहां से कहां, 0 से लेके t। बोला है। अरे भाई चार्ज कैसे निकालोगे, करंट क्या होता है, dq बाई dt होता है। dq को क्या लिख सकते हो, I dt। टोटल चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, dq को तो इंटीग्रेट कर दो। देखो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट चीजें बाहर ले लो, b नॉट बाहर, पाई बाहर, r स्क्वायर बाहर, 2 बाहर, स्मॉल r बाहर। क्या बचा, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, t नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो क्या आ जाएगा, t नॉट स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 मर गया, b नॉट पाई r स्क्वायर, t नॉट स्क्वायर बाई स्मॉल r। बोलो आया ये, बोलो आया, दिखाई पड़ रहा है। देखिए कैमरे में दिख रहा है आपको ये कैलकुलेशन, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। dq इज इक्वल्स टू I dt, I की वैल्यू रखी dt। टोटल चार्ज निकालना है, इंटीग्रेट कर दिया dq को, b नॉट 2t पाई r स्क्वायर बाई r इंटू dt। फिर 0 से t नॉट तक निकालना है चार्ज, तो तब से तब तक इंटीग्रेट कर दिया छोटे छोटे जितने चार्ज। b नॉट कांस्टेंट बाहर, 2 कांस्टेंट बाहर, पाई कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, b नॉट पाई r स्क्वायर बाई r इंटू t नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। वैसे चार्ज निकालने का एक और तरीका होता है, बताएं क्या, बता देते हैं, लेक्चर खत्म ही हो रहा है। मिटाए, नोट कर लो पहले तो। ये तो बहुत क्लियर होगा इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, चलो b नॉट t स्क्वायर, बताओ टाइम के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, कौन सी, अंदर की बढ़ रही है तो घटाना होगा, तो घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर चाहिए होगी, तो
बाहर के लिए ये करंट बनेगा, बोलो आई डैश बोल रहे ना इंड्यूस करंट को, बोलो कुछ कुछ अंदर की में देखो टाइम के साथ बढ़ रही है, जैसे टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको घटाना चाहिए इंड्यूस करंट को, तो ऐसा इंड्यूस करंट होगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अंदर को घटाएगा। ऐसा बना दो तो सपोर्ट करने लगेगा, गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कह रहा हूं चार्ज निकालने का एक और तरीका होता है, जरा वो देख लो कितना आया चार्ज, b नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई आर। यहां लिख लिया, ऊपर आंसर लिख लेते हैं तीनों। सो induced EMF came out to b naught 2t pi r square by small r. Induced current came out to b naught, induced current ही था ये, EMF कितना है b naught 2t pi r square, b naught 2t pi r square EMF upon resistance, and charge total came out to be b naught पाई आर स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर। अब देखो टोटल चार्ज निकालने का एक और तरीका है बिना इंटीग्रेट किए, क्या है वो, मुझे बताओ कि आई इंस्टेंटेनियस कितना होता है, डी फाई बाई डी टी इंटू 1 बाई आर, भाई ये हो गया ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, आई इंस्टेंटेनियस को हम dq बाई dt भी बोल सकते हैं, आई इंस्टेंटेनियस क्या करंट को हम dq बाई dt भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और आई इंस्टेंटेनियस से निकल सकता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यहां देखो dt dt कैंसिल हो जाएगा, dq इज इक्वल्स टू d फाई बाई r, कह सकते हैं सीधा सीधा dq इज इक्वल्स टू d फाई बाई, यहां से हम चाहें इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, dq का इंटीग्रेशन की d फाई का इंटीग्रेशन फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो डेल्टा q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई r, ऐसे बोल सकते हैं। नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ज वाला क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था, जरा मुझे बताना। फ्लक्स का फॉर्मूला होगा b a cos 0 था इस क्वेश्चन में, b कितना था b नॉट t स्क्वायर, a कितना था पाई r स्क्वायर, ये था फ्लक्स। यहां से देखो डेल्टा q चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो चार्ज निकालने का। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। ईएमएफ का फॉर्मूला सबको पता है d फाई बाई dt, और डेल्टा क्यू निकालना, डेल्टा क्यू निकालना। अच्छा वो माइनस अब समझ में आ गया होगा, माइनस मतलब चेंज इन फ्लक्स जिधर हो रहा है उसके अपोजिट, लेंस लॉ के। हाँ यहाँ पे आओ, फाइनल फ्लक्स, फाइनली टाइम कितना दिया है टी नॉट, तो बी नॉट टी नॉट का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल टाइम कितना दिया था, 0 से टी नॉट हुआ था, यहाँ 0 रखोगे 0 बाई आर, देखो बी नॉट टी नॉट का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई आर, वही चार्ज है, यहाँ आर भी था ना। क्लियर है? तो यहाँ पे खत्म करते हैं फैराडेज लॉज, लेंस लॉ। अभी एक और वीडियो बनाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर रोटेटिंग कॉइल का। ये काफी लंबा लेक्चर हो गया, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।